देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने जहां स्टॉप किया था दैट वाज द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस से तुम लोगों को मूव ऑन करना है, मेनली अकाउंट्स अब तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी तक तुम लोग अकाउंट्स के बारे में समझ रहे थे। देखो प्रोसेस स्टार्ट जो हो रहा है ना दैट इज फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होना क्या चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अब अगर बिजनेस है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो तो समझना है। अब रिकॉर्डिंग भी आप दो तरीके से कर सकते हो, आप सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो जहां पे डेबिट क्रेडिट का कोई झमेला ही नहीं है। सिंगल एंट्री में अकाउंटिंग कैसे होती है पता है, तुम लोग अगर याद करोगे तो सबसे पहली क्लास में हम तुम लोग को छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल लेके प्रॉफिट लॉस निकलवा दिया था ना, वो सिंगल एंट्री है। उसमें तुमको डेबिट क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं थी, बहुत इजीली समझ में आया था। वो सिंगल एंट्री है, एक्चुअली में वो सिंगल एंट्री है। समझाने के लिए हम बोला था रफ वे ऑफ अकाउंटिंग है, बट एक्चुअली में दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तुम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर बोल के पढ़ोगे, बट अदरवाइज पूरा सिलेबस तुम लोग क्लास 11 एज वेल एज 12 पूरा डबल एंट्री सिस्टम में करना है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। हम लोग अब डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग में मूव करेंगे। और रिकॉर्डिंग जो करेंगे उसी का नाम है, उस चैप्टर का नाम है जर्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो डबल एंट्री सिस्टम। ये हम लोग पहले समझ चुके हैं, फिर एक बार थोड़ा सा समझते हुए आगे मूव ऑन करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, देखो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन is to be recorded considering its two sides। इसका मतलब हुआ हर ट्रांजैक्शंस में दो साइड्स होते हैं। कंसीडरिंग इट्स टू साइड्स दैट इज वन डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। मतलब हर ट्रांजैक्शन, जैसे एक क्वाइन अगर लोगे तो हर क्वाइन में हेड और टेल होगा ही होगा। उसी तरह डबल एंट्री सिस्टम बोलता है अगर तुम एक ट्रांजैक्शन उठाओगे हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, बस तुमको उसको लिखना सीखना है। तो बेसिकली दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमने समझा कि हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा एंड दूसरा क्रेडिट होगा, इसको ये कंसेप्ट है ना देखा जाए तो, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज dual aspect concept. This concept is known as dual aspect concept. इसी कंसेप्ट को हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। ध्यान रखना ये कंसेप्ट के बिना डबल एंट्री सिस्टम का वजूद ही नहीं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट होगा और डेबिट क्रेडिट नहीं होगा तो डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट ही डबल एंट्री सिस्टम बनाता है, अगर ये कंसेप्ट ना हो तो डबल एंट्री सिस्टम भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये तो थ्योरी था ऑलरेडी पहले भी अपने समझे हुए। अब हम लोग स्पेसिफिकली मूव ऑन करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो स्क्रीन हम ऑन नहीं किया है, रिकॉर्डिंग। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। पहला प्रोसेस हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये जो पहली स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस में, दिस स्टेप इज बेसिकली नोन एज जर्नल। इसको टेक्निकली हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, देखा जाए तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग डेट को सेलेक्ट करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 5 अप्रैल को हुआ, फिर 8 अप्रैल को हुआ, तो पहले सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 1 अप्रैल का लिखेंगे, फिर 2 अप्रैल का लिखेंगे, फिर 8 अप्रैल का लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले 8 का लिख दिए, फिर 1 का लिख दिए, फिर 2 का लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा एंड सीक्वेंस डेट वाइज होगा, एंड दैट डेट वाइज सीक्वेंस इज नोन एज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब जर्नल।
ये तो इसका नॉर्मल टेक्निकल नाम हुआ। अब जर्नल का मतलब क्या है? इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक where transactions are recorded, transactions are recorded for the first time in chronological order. It is a book where transactions are recorded for the first time। मतलब ये वो बुक है जहां पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एंड दैट बुक इज जर्नल। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका मतलब क्या होता है? डेट वाइज सीक्वेंस जो होगा डेट वाइज होगा। ठीक है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करना इज बेसिकली टर्म्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल इज नथिंग, इट इज अ बुक जहां पे ट्रांजेक्शन आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये जर्नल्स होती है ना, ये भी तो बुक ही है। पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उसमें दो ही बुक। तो क्या क्या कोई दो बुक्स होती है? किसी को कुछ आइडिया है? स्कूल तो स्टार्ट हो गया है, कुछ कुछ का तो हो चुका है ना। जिनका हो चुका है उनको कुछ आइडिया है, पता है टाइप्स ऑफ बुक्स क्या क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। चलो पहले उसको लिखते हैं फिर आगे मूव करेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो अकाउंट्स हो जाते हैं। रुक जा, टेंशन मतलब, मेरे को पूरा बताने दे, हम डिटेल्स में सब चीज बताएंगे, अपने सब चीज डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बुक्स। और तुम लोग क्या करना ना, देखो मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मैं अपने अकॉर्डिंगली सभी चीज डिस्कस करूंगा। हाँ, हो सकता है तुम लोगों को कुछ स्कूल में कुछ समझाया जाए और कुछ लोग को डाउट लगे। मेरे से भी जो डाउट लगेगा वो भी आके पूछो, अभी पूछो। घर में जाके रिवाइज करोगे तो डाउट अराइज होगा, नोट डाउन करके रखो, आके पूछो। स्कूल्स में भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया है, अगर स्कूल में भी टीचर से पूछ सकते हो तो पूछ लो, लेकिन कई बार बच्चे नहीं पूछते हैं, तो मेरे से आके पूछो, डाउट्स क्लियर करो। अकाउंट्स अगर तुम लोग अभी फाउंडेशन, ये तुम लोग का 11th क्लास में 1.5-2 महीना अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर धीरे धीरे अपने आप एक रिदम बन जाएगा, तुम सब चीजों को अच्छे से कर पाओगे। और ये 11th अच्छे से पढ़ लिया तो अकाउंट्स का बेस बन गया, फिर तो तुम लोग फ्यूचर में कुछ भी करो अकाउंट समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी और टाइप्स ऑफ बुक्स, अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं ना, पूरे इंटायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ दो ही बुक्स हुआ करती है। वन इज प्रिंसिपल बुक, principal book, another one is subsidiary book। There are only two books, one is the principal book, another one is the subsidiary book। तो क्वेश्चन इज सर इसका मतलब बोथ द बुक्स मेंटेन की जाती है। तो प्रिंसिपल बुक इज नथिंग, तुम लोग जो सेकंड स्टेप कर रहा था ना, देखो सेकंड स्टेप में क्या था? क्लासिफिकेशन। एंड द क्लासिफिकेशन इज व्हाट? टेक्निकली क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? लेजर। वो अलग बात है, लेजर होता है। तो प्रिंसिपल बुक इज नथिंग, इट इज लेजर। एंड सब्सिडियरी बुक इज नथिंग, इट इज जर्नल। मतलब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ जर्नल एंड लेजर ही होता है। ध्यान रखना, जर्नल एंड लेजर ही होता है पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कुछ नहीं होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है ना, जर्नल्स मतलब क्या हुआ ना? जर्नल्स मतलब हुआ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और ट्रांजैक्शंस बहुत तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल अपने डिवीजन करें तो तुम लोग समझा था ना कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शंस को अपने किस में डिवाइड किए थे? दो, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली ये डे सब्सिडियरी बुक जो होती है ना, उसको अपने फर्दर डिवाइड करते हैं। इसको समझना ठीक से, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए अलग बुक्स मेंटेन करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग बुक मेंटेन करेंगे। सब्सिडियरी बुक मतलब सब डिविजन ऑफ द जर्नल। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं कि चीजें प्रॉपरली ढंग से रिकॉर्ड की जाए। तो यहां पे हमारे पास इसका जो सब डिवीजन आता है, पहला सब डिवीजन होता है कैश बुक। पहला सब डिवीजन होता है कैश बुक, कैश बुक।
फर्स्ट सब डिविजन इज कैश बुक। किसी को पता है, सुना हुआ है कैश बुक? सेकेंड सब डिविजन होता है डे बुक्स। डे बुक्स। एंड नेक्स्ट सब डिविजन होता है जर्नल प्रॉपर। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, जर्नल प्रॉपर। तो बेसिकली हम लोग जब जर्नल्स को, ध्यान रखना है जर्नल्स का ही सब डिवीजन है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग हो रही है। अभी जब इनिशियली हम लोग समझेंगे तो जर्नल्स मतलब छोटी छोटी एंट्रीज होती है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे कुछ अलग पार्ट रहता है, ये स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग हो जाएगी। हम लोग बाद में इसको धीरे धीरे समझेंगे। तुम लोग के चैप्टर है सारे, कैश बुक एक अलग चैप्टर है, डे बुक्स अलग चैप्टर है, जर्नल प्रॉपर अलग चैप्टर है, पूरा अलग अलग चैप्टर्स है। और ये सब अकाउंट्स है पूरा। तुम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओगे तो बेसिकली क्या देख क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक पार्ट हम बिजनेस करेंगे, एक बंदा जॉब करेगा। तो तुम बिजनेस कर या जॉब कर, अकाउंट्स का जरूरत होगा ही, तुमको नॉलेज होनी चाहिए। अब अपने आते हैं सर कैश बुक में क्या करते हैं। कैश नाम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। वो बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन द बुक इज नोन एज कैश बुक। तो ऑल कैश, हम लोग पूरा डिटेल थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, सिंपली लिख रहे हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में क्या आएगा? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विल बी कवर्ड इन कैश बुक। अच्छा, अब ये जो कैश ट्रांजैक्शंस तुम रिकॉर्ड करने जाओगे, या अपने मन से रिकॉर्ड कर दोगे क्या? तो क्या चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे जिसके बेसिस में आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, अरे तुम लोगों को लिखा है तारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कैश मेमोस, वाउचर्स एटसेट्रा। तो इनके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उनका नाम क्या है? हम लोग बगल में नाम भी लिख के रख रहे हैं। नहीं, इनवॉइस नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाएगा, एक नाम अपने लिख लीजिए, कैश मेमोस, यस रिसिप्ट्स बोल सकते हो, वाउचर्स। These all are the source document to record transactions in cash book. तो डे बुक क्या होता है? देखो, कैश बुक इज द बुक जहां पे सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, और तुम लोग भी ना इसी तरह लिख लिया करो, उससे क्या होगा ना, अपना प्रेजेंटेशन, अपने इन सबको थ्योरी में थोड़ी लिखना है, और थ्योरी के लिए तुम लोग अलग से समझाएगा जो स्पेसिफिक थ्योरी रहेगा। तुम लोग को ना प्रेजेंटेशन इस तरह रखना कि देखने से ही समझ में आ जाए। अब अपने कैश बुक लिख के लिखेंगे, फिर नीचे डे बुक्स लिख के लिखेंगे, नहीं, इस तरह बनाओ एक डायग्राम चार्ट टाइप में, फ्लो चार्ट टाइप में, उससे क्या होगा तुमको तुरंत समझ में आए। अब यहां पे आओ, डे बुक्स क्या होता है सर? डे मतलब डेली। तो वो बुक जिसमें हम लोग डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो डेली ट्रांजैक्शंस में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो डेली ट्रांजैक्शंस मतलब हम लोग जो परचेज करते हैं, हम लोग जो सेल्स करते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक होती है, उस बुक को क्या बोलते हैं? डे बुक। तो हम लोग परचेज सेल क्या करते हैं सर? देखो, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम लोग एक पर्टिकुलर आइटम ले लेते हैं। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेरे लिए क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेरा प्रोडक्ट हो गया जिसमें मैं डील कर रहा हूं। और हर वो प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, गुड्स। ठीक है। एंड गुड्स जब खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। जब गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, क्योंकि खरीद रहे हैं ना, परचेज वर्ड से तो सभी वाकिफ हो, उसको परचेज बोल के दिखाते हैं बुक्स में। और जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स। जब खरीदा हुआ गुड्स वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, है ना। नॉर्मल टर्म से देखो, अकाउंट्स हाई फाई चीज नहीं है, नॉर्मल टर्म बेस्ड अकाउंटिंग है। सेल किया हुआ गुड्स वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न। तो यही सब चीजें तो हैं जिस गुड्स में हम डील करते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर खरीदता बेचता है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। सेट तो ऑब्वियस सा बात है, गुड्स भी एसेट होता है, लेकिन फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। जिस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूं वो मेरे लिए गुड्स होगा, प्रोडक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्नीचर में डील नहीं करता हूं, जैसे अपना कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे भी फर्नीचर लगे हुए हैं, ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है? गुड्स है, एसेट है। फर्नीचर मेरे लिए एसेट है। अगर मैं उस फर्नीचर में डील करता हूं तो मेरे लिए गुड्स है, और अदरवाइज मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। ठीक है। अब एसेट्स में फिक्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स होते हैं, तो वो क्या है वो सब डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे।
वही मैं बता रहा हूँ, रुक 2 मिनट रुक। अपने कैश ट्रांजैक्शंस तो पहले से सेग्रीगेट कर दिए। कैश ट्रांजैक्शंस कौन रिकॉर्ड करेगा? सपोज कर लो भूमिका जो है उसको हम बोले थे कैश ट्रांजैक्शंस तुम रिकॉर्ड करना। अब क्या हुआ, हम लोग कुछ परचेस किए, पैसा देके खरीदे, तो वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में, मतलब भूमिका रिकॉर्ड करेगी या हम लोग डे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। क्योंकि अगर हम लोग कैश बुक में भी हम लोग भूमिका को बोले कैश बुक मेंटेन करना, हम लोग सपोज कर लो और एक बच्चे को लेते, रिद्धि को बोले कि तुम डे बुक मेंटेन करना, ठीक है? तो अब क्या हुआ, सबसे पहले आया हम लोग परचेज किए कैश में, तो वो कौन रिकॉर्ड करेगा? भूमिका। तो वो तो रिकॉर्ड नहीं करेगी ना, अगर दोनों जन रिकॉर्ड करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो अब बात आती है, तो रिद्धि क्या रिकॉर्ड करेगी? अगर क्रेडिट में परचेज हुआ तो रिकॉर्ड करेगी, ठीक है? क्लियर है ये चीज? मतलब डे बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है पता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड। जिस गुड्स में तुम डील कर रहे हो सिर्फ उन्हीं के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड होंगे। मतलब अब फिर से समझो, हम फर्नीचर में डील कर रहा था, फर्नीचर खरीदा कैश में, कौन रिकॉर्ड करेगा? भूमिका। हम फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में, कौन रिकॉर्ड करेगा? रिद्धि। फर्नीचर मेरा गुड्स है, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, सपोज कर लो फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है, हम तो डील इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सा बात है मेरे ऑफिस में फर्नीचर तो रहेंगे, हम फर्नीचर लगाने के लिए फर्नीचर खरीदा, ऑफिस में ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए फर्नीचर खरीदा, तो वो जो फर्नीचर खरीदा कैश में खरीदा, कौन रिकॉर्ड करेगा? भूमिका। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? अरे कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है? अब बात हुआ मैंने वो फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा, नहीं रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसको तो पहले से ही बोला तुम क्या रिकॉर्ड करना, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड ही रिकॉर्ड करना, मतलब जिसमें मैं डील कर रहा हूं उसी को रिकॉर्ड करना। तो इसका मतलब ये तो मना कर देगी, देखो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है। जैसे सपोज कर ले कि मैं गया, ये लो मैम ये रिकॉर्ड करना है, तो बोले अरे हम क्यों रिकॉर्ड करें, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। तो हम रिद्धि के पास गया, रिद्धि बोली हम क्यों रिकॉर्ड करें, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन गुड से रिलेटेड नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हम लोग तीसरे बंदे के पास है, तीसरा बंदा क्या है? लक्ष्य के पास चले गए। तो लक्ष्य को क्या रिकॉर्ड कर रहा था? जो भी बचा कुचा ट्रांजेक्शन होता था ना, जो भूमिका और रिद्धि नहीं रिकॉर्ड कर रही थी, वो तुमको रिकॉर्ड करना है। कंपनी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, दैट इज जर्नल प्रॉपर। मतलब जर्नल प्रॉपर में जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएंगे, डे बुक्स में नहीं आएंगे, वो कहां चले जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में चले। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग अभी आते हैं, डे बुक्स बहुत तरीके की होती है। पहले तो इस डे बुक में लिख लेते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू credit transactions relating to goods in trade। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को क्या बोला जाता है? डे बुक्स बोला जाता है। अब ये डे बुक ना, अभी अभी तुम लोग को हम बोला कि परचेज भी तो हो सकता है, ठीक है, सेल्स भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है इतना कुछ। तो बहुत सारी बुक्स होती है, तो क्या क्या है उस बुक्स का नाम, चलो लिख लेते हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो भी लिख लेते हैं। एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं परचेज डे बुक, परचेज डे बुक। एक बुक होती है जिसे आप बोलते हो परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेज रिलेटिंग टू गुड्स इन ट्रेड, ठीक है? दूसरी बुक सेल्स डे बुक, इसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड। अच्छा, इन सब के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नाम क्या होगा? इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उसको हम लोग इनवॉइस बोल दे रहे हैं, बिल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस। परचेज के लिए परचेज इनवॉइस होगा, सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइस होगा। बिल्स रिसीवेबल अलग है, रुक जा बताता है। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज रिटर्न्स बुक की बात कर रहे हैं अपने। हम लोग ना कुछ कुछ लिखवा चुका है, तो एक बार तुम ना थोड़ा समझते रहे, फिर बाद में लिख लेना। तो अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास जो बुक्स है दैट इज रिटर्न्स बुक। एक बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न डे बुक।
परचेज रिटर्न डे बुक, इसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। अभी एक बार नोट डाउन करो, क्योंकि इसके लिए मेरे को तुमको जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज अभी तुम लोग समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग अभी सीखा ही नहीं है। तो एक बार लिख लो, इसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसको डेबिट नोट बोला जाता है। जस्ट नोट इट डाउन, डेबिट नोट। परचेज रिटर्न डे बुक के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, नेम इज डेबिट नोट। एंड नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है दैट इज नोन एज क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न डे बुक इज क्रेडिट नोट। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, परचेज रिटर्न जो है ना, परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, और सेल्स रिटर्न को भी एक और नाम से जाना जाता है। ऐसा ही कुछ है। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो, परचेज का मतलब क्या हो, मैंने गुड्स लेके आया मैं। परचेज रिटर्न करने का मतलब क्या, मैं गुड्स, इन मतलब क्या होता है, मेरे पास आ रहा है, और आउट मतलब क्या होता है, मेरे पास से जा रहा है। तो परचेज जो आउट हो रहा है, तुम्हारा परचेज किया हुआ गुड्स अगर तुम वापस आउट कर रहा है तो उसी को तो परचेज रिटर्न बोलेंगे। तुमने गुड्स परचेज किया, अब तुम उसको क्या करो, वापस भेज दे रहे हो, रिटर्न कर दे रहे हो, नहीं चाहिए मेरे को। जब रिटर्न कर रहे हो तो आउट कर रहे हो ना। तो परचेज किया हुआ गुड्स जब आउट कर रहे हो तो दैट इज नोन एज द परचेज रिटर्न। उसको अगर हम लोग बोले तो आउट हो रहा है ना वो, तो आउटवर्ड है ना, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ रिटर्न्स आउटवर्ड। द परचेज रिटर्न कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ रिटर्न्स आउटवर्ड। टर्मिनोलॉजी समझना, रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। अच्छा सर, तो सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न मतलब जो मेरा गुड्स बेचा हुआ था वो मेरे पास वापस आ गया, मतलब इन कर रहा है, इन कर रहा है मतलब रिटर्न्स इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ रिटर्न्स इनवर्ड। तुम लोग 11 के सिलेबस में ये चारों बुक पढ़ेगा, तो प्रैक्टिकल है ये चारों बुक। ये तो हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सम्स बनते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा दो बुक और होती है, लेकिन तुम लोगों के 11th के सिलेबस में उसको पढ़ना नहीं है। दैट इज बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल पूरा लिख लेना, मैंने बी स्लैश दे के आर लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। एंड नेक्स्ट वन इज बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ये जो बुक्स होती है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ये बिल इटसेल्फ में बिल ही होता है, तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिल ही होते हैं, ये खुद में बिल है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये इटसेल्फ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, तो बिल लिख दो खाली सिर्फ। तो बस ध्यान रखना। और वैसे क्लास 11 में तुमको इसके बेसिस पे जज नहीं करेगा, मतलब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही नहीं। बट हाँ ध्यान रखना, डे बुक के टाइप्स में बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक दो टाइप्स एक्स्ट्रा होता है, मतलब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डे बुक, 6 टाइप्स ऑफ डे बुक्स, ये ध्यान रखना। तो डे बुक्स हो गया ये। अब आओ जर्नल प्रॉपर में, सर क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में जो भी रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। ऑल रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस, ऑल रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस मतलब बचे खुचे ट्रांजैक्शंस, सारे बचे खुचे ट्रांजैक्शंस आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आ जाओ, ये सारी चीजें समझने के बाद, ये तो हम लोगों ने सिर्फ समझा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास दो बुक्स है, प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक इज द जर्नल। मतलब अब हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं ना, देखो तुमको स्टार्ट करते समय क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं। हम लोग अब जर्नल से स्टार्ट करेंगे। जर्नल जब स्टार्ट करेंगे हम लोग ये सब स्टार्ट नहीं करेंगे, कैश बुक, डे बुक्स एक्सेट्रा। जर्नल्स मतलब एकदम इनिशियल लेवल में जर्नल्स क्या होता है वो समझेंगे।
धीरे धीरे मूव ऑन करते जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे, डे बुक्स में जाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब सबसे पहले वापस से आ जाओ, गिव द हेडिंग जर्नल। देखो ये जो जर्नल नाम की बुक है, ये बुक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा डेफिनेशन अब नहीं लिख रहे हैं। क्या है ये? वो बुक है, ये वो बुक है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस लिखे जा रहे हैं। तो जर्नल इज द बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, मतलब डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हैप्पीजेडली रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। दिस इज द थिंग। अब क्वेश्चन आता है सर इसका फॉर्मेट क्या होता है? रिकॉर्ड करेंगे तो एक फॉर्मेट होता है इसका, तो व्हाट इज द फॉर्मेट? पहले फॉर्मेट समझते हैं। छोटा सा ही बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। देखो दिस इज द फॉर्मेट। ये तो जर्नल्स तो हम लोग टॉपिक हेडिंग दिए जो हम समझ रहे हैं। अब जब सम सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मेट के ऊपर में लिख देना जर्नल, इस फॉर्मेट के ऊपर में लिख देना जर्नल। एंड जर्नल लिखने के बाद ये जो फॉर्मेट है, इसमें जो कॉलम्स है, उस कॉलम्स में क्या क्या लिखोगे? देखो आप इस कॉलम में लिखोगे, फर्स्ट कॉलम इज डेट, क्योंकि आप डेट वाइज रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो डेट है वो लिख दोगे। सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, मतलब उसके अंदर आप जो एंट्री है उसको लिखते हो। एंट्री का एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, इसके बाद ये जो कॉलम होता है इसको लिखते हैं L/F। एंड इधर होता है, जैसे हम लोगों ने समझा ना, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अमाउंट मैंने AMT लिख दिया, AMOUNT पूरा फुल लिख लेना। अमाउंट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। सब तो तुम लोग फुल फॉर्म समझ गए सर। इसका ये जो L/F लिखा है, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। मतलब लेजर का, लेजर क्या है? सेकंड बुक। इसके बाद ये फर्स्ट बुक है, प्राइमरी बुक है। इसके बाद जो दूसरी बुक होगी उसको लेजर बोलोगे। पहला स्टेप इज द जर्नल, दैट इज द पहली बुक, प्राइमरी बुक इज द जर्नल, सेकेंडरी बुक इज द, सेकेंड बुक इज द लेजर। तो लेजर जो है उसका पेज नंबर है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स L/F, दैट इज द लेजर फोलियो। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये तुम लोगों का पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ये जर्नल समझने के बाद फिर हम लोग एक पार्ट में मूव करेंगे, दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कराएगा, जर्नल के बाद करवाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद तो हम लोग मूव ऑन करते जाएंगे, लेजर करेंगे। जर्नल्स बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरा अकाउंट जो है सिंपल गेम ऑफ जर्नल्स और कुछ नहीं। क्यों सिंपल गेम ऑफ जर्नल्स हम लेजर नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि लेजर में कुछ नहीं है। लेजर में तुमको बस हम बताया, देखो इसको यहां दिखाना है, इसको यहां दिखाना है, दैट इज द लेजर। तो कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस उतना ही है। कैसा भी कुछ भी हो, इसमें यहां दिखाना है, इसको यहां दिखाना है, दैट्स इट। बट जर्नल्स में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है, कैसे फॉर्म करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो समझना है। पूरा अकाउंट्स इज अ सिंपल गेम ऑफ जर्नल एंट्रीज। अभी 11th 12th तो वही है। फ्यूचर में जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी, रूल्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन 11th 12th तो सिंपल गेम ऑफ जर्नल एंट्रीज और कुछ नहीं। अब अपने आओ सर, ये फॉर्मेट फॉलो करना है, इसमें लेजर फोलियो का रोल क्या है? एक लेजर फोलियो का क्या रोल है? सपोज कर ले तुम्हारे पास ये दो कॉपीज, ये दो कॉपीज है, ठीक है। ये एक बुक है, ये दूसरा बुक है। दिस बुक इज द जर्नल, ये ब्लू कलर या ग्रीन जो भी बुक है ये जर्नल है, एंड दिस वन इज लेजर। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसके जर्नल के पेज नंबर, इतना सारा पेजेस है, सपोज कर ले ये 500 पेज का बुक है। इसमें क्या किया मैंने, पेज नंबर 221 में कुछ लिखा, जो बाद में पहला स्टेप है ना, वहीं से चीज जाके सेकंड स्टेप मतलब इस बुक में जाने वाली है। तो यहां जो पेज नंबर याद रखना, पेज नंबर 221, जर्नल के पेज नंबर 221 में जो कुछ लिखा हुआ है वो इस लेजर के पेज नंबर 5499 पे है।
ऐसे वो तो पोस्टिंग होगा ना, वहां जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी, तो इस जर्नल से लेजर में इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी। तो जर्नल के पेज नंबर 221 में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वही इन्फॉर्मेशन लेजर के पेज नंबर 499 में क्लासिफाई की गई है। जर्नल मतलब पहले रिकॉर्ड कर रहे हो, लेजर मतलब क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। पेज नंबर 221 की इंफॉर्मेशन यहां पे पेज नंबर 499 पे है। ये सब काम कौन कर रहा है? अकाउंटेंट कर रहा है। जो बंदा अकाउंटिंग करता है, जो ये सब लिखता है, द वन इज नोन एज द अकाउंटेंट। तुम तो जैसे तुम लोग एग्जाम देता है, तुम लोग कौन है? है, ठीक है, एग्जामिनी। अब तुम क्या किया, तुम पेपर लिख दिया। पेपर लिखने के बाद तुमको तो यही लगेगा ना हम तो बहुत अच्छा लिखे हैं, तो तुमको क्या फुल ऑन फुल मार्क्स दे दिया जाए? नहीं। कौन एग्जामिनर चेक करेगा, फिर मार्क्स बैठाएगा। सिमिलरली जो अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है उसको तो लगता है हम तो सही किए हैं, उसके अकाउंटिंग को भी चेक किया जाता है, और जो चेक किया जाता है वो जो बंदा होता है उसको ऑडिटर बोला जाता है, और इस जो प्रोसेस होता है उसको ऑडिटिंग बोला जाता है। तो जब वो बंदा चेक करने बैठेगा तो इसके पेज नंबर 221 को पूरा चेक करेगा, इससे इसको भी चेक करेगा, रिलेट करते हुए चेक करेगा। तो इसके पेज नंबर 221 में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसके कितना नंबर पेज में लिखी हुई है कैसे पता चलेगा? सारा पेज खोल खोल के देखे तब वो चेकिंग ही नहीं कर पाएगा, उसको तुरंत रेफरेंस मिल जाएगा जर्नल में पेज नंबर 221 में, जहां वो इंफॉर्मेशन लिखा है ना उसके बगल में लिख देगा पेज नंबर 499। किसका? लेजर का। तो अब सीधा यहां पेज नंबर 221 का इंफॉर्मेशन हम इसको किस में देखेंगे? सीधा पेज नंबर 499 खोलेंगे और देखेंगे अच्छा पेज नंबर 499 में इंफॉर्मेशन है। हो गया, इजी हुआ ना। तो ये क्या था? रेफरेंस नंबर था कि जर्नल की ये एंट्री जो है लेजर में कहां पे दी हुई है? पेज नंबर 499 में दी हुई है। तो लेजर फोलियो मतलब लेजर का वो पेज नंबर जहां पे जर्नल की ये इंफॉर्मेशन डाली गई है। तो इन सिंपल वर्ड समझना, लेजर फोलियो कुछ अलग चीज नहीं है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस फॉर किस चीज के लिए? ऑडिटिंग के लिए, चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए रेफरेंस है और कुछ नहीं है। तुम लोग तो प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स नहीं कर रहे ना, तुम लोग तो सम्स बना, तो सम्स बनाते समय वो सारी इंफॉर्मेशन तुम इतना थोड़ी बुक्स मेंटेन करता है, नहीं चाहिएगा। सम्स बनाते समय 11-12 पढ़ते समय एकेडमिकली इसका कोई रोल नहीं है, खाली इतना सा रोल है, तुमसे पूछ लेगा एलएफ मींस इतना रूल है। लेजर फोलियो एंड फॉर विच पर्पज इट इज यूज्ड? फॉर रेफरेंस पर्पज इट इज यूज्ड, ठीक है ना। तो यहां पे लेजर फोलियो और ये है क्या? रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज द टेक्निकल टर्म किस चीज के लिए? चेकिंग के लिए। चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑडिटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना इज द ऑडिटिंग। रेफरेंस REF लिखा है मैंने, रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग। लेजर फोलियो इज द रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग। डन। अब क्वेश्चन आता है सर यहां पे आप कुछ भी लिखते कैसे हो? इस ये जो फॉर्मेट बुक्स दिख रहा है, ये जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें लिखते कैसे है? देखो ऐसे अभी हम एडहॉक बेसिस पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, जिसको पता होगा वो थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ा हुआ होगा जो उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा बस ध्यान रखना ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा वो अभी मैं समझाऊंगा। ऐसे लिखा जाता है इतना समझना। तो यहां पे क्या है ना, जैसे सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं ईयर 2025, ठीक है, कौन से मंथ की रिकॉर्डिंग हो रही है? से फॉर एग्जांपल जैन। कौन से डेट की रिकॉर्डिंग हो रही है? से फॉर एग्जांपल 16। मैंने ये लिख दिया 2025 जनवरी 16 का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा है। अब लिखते समय एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज वी आर इन द डबल एंट्री सिस्टम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैश और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में सिर्फ अकाउंट्स होता है, तो हम लोग अकाउंट जो वर्ड है ना, अकाउंट को A/C से लिखते हैं अकाउंट को, ठीक है। क्यों अकाउंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो सब भी समझेंगे। अकाउंट लिखते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहे हैं अभी। तो मैंने यहां पे लिखा कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट। ये अकाउंट के नीचे से लिखेंगे टू। सपोज कर लो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, कुछ भी है ये सपोज कैश टू बैंक। और यहां पे अमाउंट लिख दिया डेबिट में 1 लाख, यहां पे मैंने क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया 1 लाख उसके सामने। अभी तो तुम समझ ही नहीं रहे ना, अभी तुम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ठीक है। अभी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ये प्रेजेंटेशन है, अभी क्यों क्या में मत जाओ। अभी समझो बस लिखने का तरीका ये होता है, फिर क्यों क्या में तो अपने डिटेल में जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट,
ये लिखने का तरीका है, डेबिट को डेबिट लिख के लिखेंगे, क्रेडिट में टू लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी कंपनी का जो सीएफओ है वो तो साइंस का स्टूडेंट, मतलब उसका जो एकेडमिक से साइंस से है, तो अब उसको ये एंट्री तो सब वो एक बार देख लिया कि चलो मेरे को जर्नल एंट्रीज दिखाओ, क्या क्या एंट्री करते हो तुम लोग। अब उसको जर्नल एंट्री समझ में आएगा, बोलो, नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आए जर्नल एंट्री, अकाउंट्स इसका सॉल्यूशन देके रखा है। अकाउंट्स इसका सॉल्यूशन क्या देके रखा है पता है, अकाउंट्स यहाँ नीचे में, उसको सीएफओ है, इंग्लिश तो समझ में आएगा। ये जो लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश अकाउंटिंग लैंग्वेज है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इट इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जब तुम अभी कुछ दिन में सीख जाएगा ना तो तुम बोलेगा अरे इसका मतलब ये था, इसका मतलब क्या पता है, तुम अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, इसका मतलब ये है। बट ये तो हमको पता है इसलिए हम तुमको बता दिया, तुमको नहीं पता इसलिए अभी तुमको समझ में नहीं आया, अभी 2 4 5 दिन बाद तुमको भी समझ में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट का मतलब होता है बैंक अकाउंट से पैसा निकालना, अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं सर उसको तो पता ही नहीं है ये सीएफओ को, तो यहां पे क्या हुआ, जो अकाउंटेंट होगा वो क्या लिखेगा पता है, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। अब तुम लोगों के पास क्वेश्चन आएगा सर बीइंग क्यों लिखे, हम सीधा लिखते कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। वो जो एक तो लूका पेसियोली था ना, कौन था लूका पेसियोली, डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिनेटर फादर, वो ये सब ड्रामा करके चला गया, बोलता है नरेशन लिख दो, और इसको नरेशन बोला जाता है, लिखे ना जो अकाउंटिंग लैंग्वेज, नरेशन क्या होता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द अकाउंटिंग लैंग्वेज इज द नरेशन। तो अब क्या हुआ, ये तो देखो अब तुम लोग को भी अकाउंट्स भी नहीं आता, तो इससे तो समझ में आ गया ना कि भैया इसका मतलब हो रहा है कि कैश निकाला गया है बैंक से, समझ में आया ना ये चीज, यही है। तो ये है नरेशन, इसको बोला जाता है नरेशन। एंड दिस प्रॉपर पिक्चर, ये जो तुम प्रॉपर ये सारा काम किए हो, इसको अपने क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन पूरा है, दिस इज जर्नल एंट्री, ये एंट्री है, ये जर्नल बुक्स के अंदर ये एंट्री है, इसको एंट्री बोला जाता है, जर्नल एंट्री, दिस इज टर्म्ड एज अ एंट्री। ये रेड लाइन से जो मैंने कवरेज किया है इसको एंट्री बोला जाता है, जर्नल एंट्री बोल दो, ठीक है। और दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज अ नरेशन, जो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दिस इज नरेशन। और नरेशन का मतलब मैंने क्या बताया, ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ट्रांसलेशन ऑफ accounting language into English language। ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज जर्नल। एंड इसी तरीके से एंट्री प्रेजेंट की जाती है, डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट के लिए टू लिख देंगे, तो ये प्रेजेंटेशन समझे हैं अपने। डन, प्रेजेंटेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन तो लर्निंग हो गया एक तरह से, अगर मैं बोलता हूं इसको डेबिट करना है इसको क्रेडिट करना है तो लर्निंग है। अब क्यों करना है वो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। हो गया सबका ये, चलो नेक्स्ट आओ। हाउ टू पास जर्नल्स, जर्नल्स पास करने का मतलब जर्नल एंट्री पास करना, कैसे पास करेंगे। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जब भी बात करेंगे हाउ टू पास जर्नल्स, जैसे सपोज कर लो तुमको अकाउंट्स का क्लास ज्वाइन करना था, तुम मेरे से बात किया या तुम्हारे पेरेंट्स बात किए, तो तुम लोग क्या किया, सारा प्रोसेस पूछा ना, सर कब कब क्लास होगी, कितने कितने दिन क्लास होगी, कितने ड्यूरेशन की होगी, और हम लोग बताए इसमें ये मोड होगा, प्रोसेस बताया जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी, कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्लासरूम में स्टूडेंट्स होंगे ना, वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स होते हैं। तो तुमको सबसे पहले अगर जर्नल एंट्री पास करना है, तुमको दो चीज यहां समझना जरूरी है। वन इज अकाउंट क्या है, किसको अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि बुक्स में तो अकाउंट्स ही होंगे,
तो तुमको ये पता होना चाहिए अकाउंट किसको बोलते हैं। और दूसरा बात, डबल एंट्री सिस्टम है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए विच शुड बी डेबिटेड विच शुड बी क्रेडिटेड। बस ये दो चीज पता होते ही काम हो गया। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास दो चीजों का है। नंबर वन, अकाउंट, मेरे को अकाउंट क्या है ये पता होना चाहिए। नंबर टू, मेरे को पता होना चाहिए साइन, साइन मतलब सिग्नेचर नहीं, डेबिट या क्रेडिट चूज करें। मेरे को दो चीजें पता लगानी है। सर ये अकाउंट का मतलब क्या है, तो अकाउंट बेसिकली पता है क्या होता है। अकाउंट मतलब वो वेरिएबल जो अकाउंटेंसी में यूज होते हैं, ओनली वेरिएबल विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंट ही यूज होता है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्लस साइन यूज होता है, न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं, माइनस साइन है, डिवीजन, बहुत चीजें यूज होती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या है, न्यूमेरिकल्स नहीं यूज हो रहे, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज अकाउंट। वो तो डेबिट और क्रेडिट तो अपने साइन यूज करेंगे, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस यूज होता है वैसे। तो अकाउंट मतलब क्या हुआ, ओनली वेरिएबल, ओनली वेरिएबल मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। ओनली वेरिएबल which is used in financial accounting. Only variable which is used in financial accounting is account. ये अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं, तो अब क्या है वो भी समझना होगा। और डेबिट और क्रेडिट तो ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, विच शुड बी डेबिटेड विच शुड बी क्रेडिटेड, उसके लिए रूल है, वो रूल समझना पड़ेगा। तो अब अकाउंट क्या होते हैं, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच है। जैसे सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग दो होते हैं ना, वैसे अकाउंट भी क्या होता है, उसके लिए दो अप्रोच है। तो दोनों अप्रोच समझना है। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, देखो बोथ द अप्रोचेस थॉट्स है और कुछ नहीं है। तुम किस थॉट्स को यूज करके एंट्री बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो तुम्हारे थॉट तो तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो जर्नल एंट्री, जैसे सपोज कर ले हम दो थॉट्स बताने वाले हैं, तो सपोज कर लो दो थॉट्स में सिद्धि जो है और सपोज कर लो भूमिका जो है, सिद्धि एक दूसरा थॉट यूज कर रही है, ये भूमिका एक दूसरा थॉट यूज कर रही है। थॉट ब्रेन में रहेगा, प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन में लोग जो आउटपुट निकलेगा ना वो सेम ही रहेगा, आउटपुट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का दो थॉट्स लेवल है, क्या अप्लाई करना है, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझाते समय हम बोथ अप्रोच बताएगा, फॉलो एक ही अप्रोच करेंगे। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आओ, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, दैट इज अ वेरियस अप्रोचेस इन अकाउंटिंग। Number one is traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच, देखो ट्रेडिशनल मतलब बहुत पहले से, जब से अकाउंट्स लुका पेसियोली बनाए थे वो तब से एक अप्रोच दे के रखे। वो अप्रोच है ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन चले आ रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है देखो अकाउंट ऐसे होते हैं, तो वो समझने जा रहे। और दूसरा एक अप्रोच होगा मॉडर्न अप्रोच, मतलब इस ट्रेडिशनल अप्रोच को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आज के जमाने के हिसाब से चेंज कर दिया गया। दैट इज मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। गुड। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अकाउंट को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच सेज कि अकाउंट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज, बिजनेस में होता क्या है, पर्सन्स लोग होते हैं और लोगों के अलावा अदर थिंग्स होती है, बस इतना बोल के वो छोड़ दिया। तो लोग होते हैं मतलब पर्सन, मतलब पर्सनल, पर्सनल। और अकाउंट जो है ध्यान रखना, अकाउंट इतना बड़ा नहीं लिखते अकाउंटेंसी में हम लोग, ए कैपिटल ए स्लैश सी, दिस इज अकाउंट। ये एब्रिब्रिएशन फॉर्म हुआ अकाउंट के लिए, ध्यान रखना। अकाउंट को एब्रिब्रिएशन फॉर्म ए स्लैश सी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब ये वन पार्ट इज द पर्सनल अकाउंट, अनदर पार्ट इज impersonal account. Impersonal account. पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. देखो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन इज द पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख ले रहे हैं नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन. अच्छा, अब एक चीज मेरे को तुम लोग बताना, जैसे यहां पे हम नाम लेते हैं लक्ष्य, और एक नाम हम लेते हैं सपोज कर लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दोनों ही तो नाम है, दोनों नाम में कोई डिफरेंस है? बैंक है मतलब एक मेन हम लोग डिफरेंस में जाएंगे, दोनों ही नाम है, दोनों ही नाम है. एक जो इंसान है उसको बुखार हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है ना, और एक जो है नाम उसको बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं हो. मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है ना, एक नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो नेचुरल पर्सन इज लक्ष्य, आर्टिफिशियल पर्सन इज बैंक. ठीक है, अब अपने एक और डिवीजन होता है यहां पे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मतलब पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. वन इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो इसको फर्दर तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल. देखो नेचुरल पर्सनल एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे सपोज कर लो लक्ष्य, और आर्टिफिशियल पर्सन में लिख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तुम लोग का स्कूल का नाम लिख सकता है. ठीक है ना, एक ही तो बात है. एमजीएस बोल दो, एबीएचएस बोल दो, बिरला हाई बोल दो, सब क्या है, स्कूल का नाम, आर्टिफिशियल पर्सन ही तो है. अब आ जाओ नेक्स्ट सर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है. ये तुम लोगों को थोड़े एक्सप्लेनेशन बाद में मिलेगा, क्योंकि अभी हम तुमको समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा. अभी हम लोग सिर्फ दो तीन नाम लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिख दो. तो क्या क्या नाम है लिखो, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है. इसका मीनिंग बता देता है. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब होता है ये किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन ये उसके नाम को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तुम लोग कैपिटल किसी का नाम सुना है, ड्रॉइंग्स किसी का नाम सुना है, नहीं सुना है ना, लेकिन ये बिजनेस के ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करता है, ये बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. क्यों क्या डिटेल में थोड़ा देर बाद समझेंगे, हो सकता है आज समझे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में समझे. तो ये पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन समझ में आया. बिजनेस में दो ही चीजें होती है, या तो पर्सन्स होंगे या फिर पर्सन्स के अलावा होंगे. पर्सन के अलावा क्या होगा, एसेट्स होगा, लाइबिलिटीज होंगी, और मेन चीज क्या होगी जिसके लिए तुम बिजनेस कर रहे हो, इनकम एक्सपेंसेस. इनकम एक्सपेंसेस के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना. रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर्स, तभी तुमको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस. तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में जब जाते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल एंड नॉमिनल. रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. इसमें देखो रियल अकाउंट की अगर अपने बात करेंगे ना, तो रियल अकाउंट का मतलब होता है ऑल एसेट्स, बिकॉज लाइबिलिटीज जो भी होती है ना सब पर्सनल अकाउंट होती है. ध्यान रखना, अभी तो जो बता रहा हूं उस समय धीरे धीरे करते करते तुमको समझ में आएगा. अदरवाइज ये पॉइंट याद रखना, ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट. लाइबिलिटीज सारी पर्सनल अकाउंट ही होता है, कोई भी लाइबिलिटी रियल अकाउंट नहीं होगा. लाइबिलिटीज मतलब किसी का नाम ही होगा,
और नाम ही होगा तो ऑलवेज क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहां पे रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, तुम्हारी संपत्ति, समथिंग रिसीवेबल, एसेट समथिंग विच यू ओन, दैट इज रियल अकाउंट। जो तुम ओन करते हो, तुम्हारे लिए रिसीवेबल है, दैट ऑल आर एसेट। अब आओ नेक्स्ट पार्ट सर, नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, अभी ये जो लिखे हैं ना अपने, इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा है। अभी मत बताना, किसी को आता हो तो भी मत बताना। तुम लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि तुम लोग मेरे को नेक्स्ट क्लास ये बताओगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो एक साथ लिख दिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एक डिफरेंस होता है, ये भी नहीं बताना। जिसको आता है वो भी यार अपने मन में रखो, नेक्स्ट क्लास सब जिससे पूछेंगे वो बताना। और बहुत इजी सा चीज है, ज्यादा से ज्यादा तुमको अगर टाइम नहीं भी मिले तो गूगल सर्च मार लेना, गूगल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स का डिफरेंस, ये नेक्स्ट क्लास हम पूछने वाले हैं। और देखो ये सब चीज ना इसलिए हम इस तरह देते हैं ना, तुम लोगों को एक होमवर्क का हैबिट पड़े। अदरवाइज तो बहुत बेसिक सा चीज है, जैसे ये बच्चा बोल रहा है इसको पता ही है, हो सकता है और बहुतों को भी पता होगा और हम लोग तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारा हैबिट होना चाहिए, तुम्हें अगर गूगल सर्च करके देखिए, ये सब आदत डालना। तो ये मेरे को डिफरेंस इसका चाहिए नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक यहाँ पे अकाउंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने तरीके के होता है ये क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। सर अकाउंट तो बता दिया ट्रेडिशनल अप्रोच में, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, उसके लिए एक रूल दे दिया, उस रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। तो नेक्स्ट लिखिए, हाँ बोल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रियल अकाउंट तो सारे एसेट्स है, फर्नीचर ले ले, बिल्डिंग ले ले, दैट आर द रियल अकाउंट। अच्छा अब इसमें आओ, रूल्स टू डेबिट और क्रेडिट। रूल्स टू डेबिट और क्रेडिट में अगर आप जाते हो तो इन सच ए केस इसी रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। दिस रूल इज टर्म्ड एज गोल्डन रूल्स। एंड सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। देखो पर्सनल अकाउंट का ये रूल है ना, याद रखना पड़ता है, 1+1=5 होता है। अगर ये रूल बनाओ, ठीक है, तो रूल्स में क्या होता है ना, तुम कभी भी ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं हम तो ये पढ़े हैं 1+1=2 होता है। मोदी जी एक लॉ बना दिया, उसमें लिख दिया 1+1=5, तो यू कांट ऑब्जेक्ट कि सर 1+1=2 होता है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। रूल में 1+1=5 है, मीन्स 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे वही रूल्स है। तो लुका पेसियोली क्या किया, रूल बना के चला गया, बोलता है देखो इसको डेबिट करना है इसको क्रेडिट करना है। अब इसको डेबिट क्यों करना उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ए ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, बी ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वैसे ही रूल्स का लॉजिक नहीं होता, रूल्स याद रखना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लुका पेसियोली क्या बना के क्या था पता है, बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर, अब इसके अलावा मतलब रियल अकाउंट का भी रूल होगा। यस, रियल अकाउंट का भी रूल है। गुड, इन लोग को तो याद है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल अपने को गोल्डन रूल्स बोल के ट्रेडिशनल अप्रोच देके चला गया। फॉलो दिस, एंट्री बन जाएगी।
जर्नल एंट्री बनाओ, फिर आगे धीरे धीरे मूव ऑन करो। तो ये था अपना ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट क्या होते हैं, किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सारा कंसेप्ट। ठीक है, अब ये था गोल्डन रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद एक आता है मॉडर्न अप्रोच, वो भी सेम ही काम करके देगा। सपोज के लिए तुमको यहाँ पे क्लासरूम में आना है, तो यहाँ पे क्लासरूम में आने के लिए तुम यहाँ गिरीश पार्क मेट्रो की साइड से भी आ सकता है, इधर बैक साइड से भी आ सकता है, डेस्टिनेशन तो यही रहेगा ना। तो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दो वे है जो आके डेस्टिनेशन तुमको एक ही देने वाले हैं। ठीक है, और वो भी दिखेगा, जैसे यहाँ तो तुमको दिख रहा है ना हम दूसरे रास्ते से आए हैं, वहां तो दिखेगा भी नहीं कौन सा रास्ता है, हमारे थॉट्स लेवल पे रहेगा, अच्छा ये अप्लाई हो रहा है, अच्छा ये अप्लाई हो, थॉट लेवल पे रहेगा, दिखाई किसी को कुछ नहीं देगा, दिखाई सिर्फ आंसर देगा, डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हम लोग मोस्टली ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, मॉडर्न अप्रोच भी तुम लोग को पूरा बताएगा। ठीक है, अगर किसी को लगे नहीं सर हमको तो मॉडर्न अप्रोच ईजी लग रहा है, फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब डिफरेंस मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस है, लेकिन ईजी है, समझ में इजीली आएगा। तो अभी अपने आओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं उसमें। अभी फॉर्मेट नहीं समझने वाले हैं, देखो फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट जो हम समझाया, हम लोग अभी जर्नल एंट्री इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एंट्री को समझेंगे कि एंट्री कैसे बनाते हैं, विच शुड बी डेबिटेड विच शुड बी क्रेडिटेड, खाली इतना समझेंगे। अगर वो समझ में आ गया, फॉर्मेट तो ऑलवेज फॉर्मेट ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, हमको एंट्री बनाना सीखना है। तो हम लोग अभी इनिशियली एंट्री बनाने में मूव ऑन करने वाले। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ले लेके। अब जर्नल्स जो समझ रहे हो ना, ये तुम लोग अब प्रैक्टिकल पार्ट में आ रहे हो और इसको बहुत अच्छे से समझना। अभी मॉडर्न अप्रोच हम लोग समझे नहीं है, मॉडर्न अप्रोच नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी अपने आओ, हम लोगों ने क्या किया, काउंटिंग करनी है ना, हिसाब किताब रखना है ना। और हिसाब किताब किसका रखना है, बिजनेस का। और रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी, तुम्हारे बुक में कि बिजनेस के बुक में, बिजनेस के बुक में। हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लियर है ये चीज। ठीक, तो अब बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहां पे लिख लो नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत एकदम आराम से समझना, जहां डाउट लगे पूछना। नंबर 1, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹6 lakhs। मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट किया विथ ₹6 लाख, 6 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तुम बिजनेस के बारे में सोचना, मिस्टर ए के बारे में मत सोचना। मिस्टर ए क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब अपना जो बिजनेस है उसको वो क्या किया, 6 लाख रुपया दिया। बिजनेस को 6 लाख रुपया दिया है, ध्यान रखना, ये है ना, यही तो है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस को 6 लाख दिया। तुम बिजनेस के पॉइंट से सोच, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है ना, एक पॉइंट। कौन देने वाला है, मिस्टर ए। यानी तुमको दो वेरिएबल मिले, कैश और मिस्टर ए। क्लियर, पैसा आया तो कैश, एंड दूसरा पार्ट कौन दिया, मिस्टर ए। तो मेरे को दो वेरिएबल मिले, इसको ठीक से समझना। जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है वो ज्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि बस यही तो समझना है। कैश आ रहा है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल कौन दे रहा है, मिस्टर ए। तो मैंने लिखा कैश एक अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट्स में, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेरिएबल का नाम अकाउंट ही होगा। तो हम स्टार्टिंग में लिखा ओनली वेरिएबल विच इज यूज्ड इन द अकाउंटिंग इज अकाउंट्स। तो यहाँ पे कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है, मिस्टर एज अकाउंट। दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ। अब तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कैश है और ये मिस्टर ए है, वो रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ध्यान दो, यहाँ पे समझो, अभी समझ, अभी बीच में मत बोल। यहाँ पे कैश जो है, तुम्हारे पास कैश है, तुम नॉर्मली भूल जाओ किसी चीज को, मैंने कुछ पढ़ाया भी है। तुम्हारे पास कैश है 500 रुपया, तो जो 500 रुपया कैश है तुम्हारे लिए वो क्या है, एसेट है ना, मतलब रियल अकाउंट, यानी कैश इज अ रियल अकाउंट। आर क्लियर है ना ये चीज, कोई डाउट इसमें। अरे कैश तुम्हारे पास है तो तुम्हारा है, तो मतलब कैश इज अ रियल अकाउंट, एसेट है, समथिंग विच यू ओन, तुम्हारा है, रियल अकाउंट है। अब आओ सर मिस्टर ए कौन है, नाम से नाम है, ये तो समझ में आ रहा है, नाम है ना, पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। अब इसके बाद, और अभी तुमको थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में, शुरू का इनिशियली 2-3 बार तुम जब बैठ के सम्स करोगे ना, तो इतना सोचना पड़ेगा।
आफ्टर सम टाइम तुम एक्सपर्ट हो जाएगा, तुम सोचेगा नहीं, जैसे ये देखेगा तुम बोलेगा इसका तो ये एंट्री होगा, बट तुमको मेहनत करना पड़ेगा तब ऐसा होगा, तुरंत होगा, उतना सोच सोच के नहीं करना पड़ेगा, अभी करना है एक बार। तो यहां पे देखो क्या हुआ, अब अपने आते हैं हमारे रूल्स में। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? मतलब इट शुड बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो है ही नहीं, यहां तो डेबिट व्हाट कम्स इन है, मतलब डेबिट करेंगे कैश को। ये क्लियर हो गया? पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल में आओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये मिस्टर ए जो है बिजनेस के लिए क्या है? गिवर है ना, गिवर है ना, तो इसका मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर? समझ में आई ये चीज? किसी को भी डाउट नहीं है? क्लियर है ना? अब क्वेश्चन आता है, मेरे को तो पता चल गया अकाउंट क्या है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। अब प्रेजेंटेशन में चले जाओ। प्रेजेंटेशन क्या था? मैं यहां पे लिखूंगा कैश अकाउंट, सिर्फ मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिटेड, अकाउंट के नीचे से टू लिखना, टू मिस्टर एज अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे, कितना था? 6 लाख। डेबिट में 6 लाख, क्रेडिट में ये टू में 6 लाख। ध्यान रखना, अलाइनमेंट प्रॉपरली रखना। अलाइनमेंट मतलब क्या हो जाएगा, अपने जो ये लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिटेड उसके साथ 6 लाख है, एंड साथ साथ टू मिस्टर एज अकाउंट लिखिए उसके साथ 6 लाख है। ये अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट का अलाइनमेंट ठीक रखना। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नरेशन भी लिखेंगे? यस, तुमको नरेशन भी लिखना पड़ेगा, और नरेशन अपने यहां पे क्या लिख देंगे? बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। यहां पे अब एक छोटा सा करेक्शन करना है। जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज आती है वो लोग बताओ ये एंट्री सही है क्या? अच्छा, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करें यहां पे बता, कैश टू कैपिटल लिखेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी का नाम तब लिख सकते हैं जब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाला बात नहीं है। हम लोग नाम सिर्फ एंड सिर्फ बुक्स में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ही लिखते हैं। डेटर किसको बोलते हैं? मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने बताया था। डेटर किसको बोलते हैं? जिसको मैंने गुड्स क्रेडिट में बेचा है और उसके रेस्पेक्ट में मुझे पैसा लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार समझते हैं, तेरा नाम क्या है? सुहानी। सुहानी जो है उससे क्या किया मैंने, सुहानी को मैंने 20 लाख का लोन दिया है। लोन दिया है मतलब मेरा इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको जरूरत थी मैंने दिया, मैं वापस ले लूंगा इसे 1 साल बाद। तो सुहानी मेरे लिए क्या है? सुहानी से मुझे पैसा लेना है ना। सुहानी को मैं डेटर बोल दूं? अकाउंट बोलता नहीं बोल सकते हो, एकदम गलत है। क्योंकि सुहानी को क्या मैंने गुड्स बेचा था क्रेडिट में? नहीं ना, मैंने उसको लोन दिया था। तो सुहानी जो है उसको मैं अपने बुक्स में सुहानी इस लोन के नाम से ही दिखाऊंगा, उसको डेटर क्रेडिटर नहीं बोल सकता हूं। ध्यान रखना, डेटर किसको बोला जाता है? अगर सपोज करो रिद्धि को मैंने 20 लाख का गुड्स बेचा था क्रेडिट में, भाई मेरे को उससे 20 लाख तो लेना है ना भाई, गुड्स बेचा है मैंने उसको। तो सुहानी ये रिद्धि को मैं क्या बोलूंगा? इसको डेटर बोलूंगा। डेटर फ्रॉम whom you have to receive money on account of goods sold on credit। जिसको आप गुड्स क्रेडिट में बेचते हो उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको उससे कुछ पैसा लेना है तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर मतलब फ्रॉम whom you have to receive the money on account of goods sold on credit। ध्यान रखना, डेप्टर बी होता है लेकिन बी साइलेंट होता है, तो हम लोग प्रोनाउंस करते समय डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते। ठीक है, बट बी है उसमें, DEBTOR। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन ये आता है, इसको डेटर हम लोग बोलेंगे। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? मैंने लोन लिया, मैंने लोन लिया लक्ष्य से, तो मैंने लोन लिया तो मुझे पैसा देना है, मेरे पॉइंट से बात करना, मुझे पैसा देना है उसको, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो मेरे लिए लाइबिलिटी है तो मैं लक्ष्य को क्या बोलूं? क्रेडिटर बोल दूं? मैं लक्ष्य लोन बोल के दिखाऊंगा। सुहानी का लोन मैं अपने बुक में एसेट्स के नाम से दिखाता, मेरा एसेट था ना, मेरे को उससे लेना है, समथिंग रिसीवेबल इज एसेट, और उसको मेरे को पैसा देना है तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। दोनों लोन के नाम से आएंगे क्योंकि यहाँ पे गुड्स का कोई लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन यही अगर सपोज कर ले हम निकुंज जो है उससे गुड्स खरीदा था 20 लाख का, और मुझे क्रेडिट में खरीदा है मैंने, तो मेरे को फ्री में दे देगा क्या? मेरे को तो उसको पैसा देना पड़ेगा।
तो पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। निकुंज को मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर बोलूंगा। टू whom we have to pay the money on account of goods purchased on credit, जिसको मुझे पैसा देना है on account of goods purchased on credit is termed as a creditor। तो ध्यान रखना, डेटर क्रेडिटर टर्म बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है। तुम नॉर्मल लाइफ में बोल देना जिससे पैसा लेना है डेटर है, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर है, बोल सकता है। अकाउंटिंग टर्म में नहीं बोल सकता है, एकदम टेक्निकली गलत हो जाएगा। डेटर क्रेडिटर मतलब गुड्स के रेस्पेक्ट में हमको किसी से अगर पैसे का लेन देन करना है तो द पर्सन्स आर नोन एज द डेटर्स एंड क्रेडिट। और सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का नाम ही आप बुक्स में दिखा सकते हो और किसी का नाम नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन कम्स टू, क्या मिस्टर ए मेरा डेटर है? कौन है? ओनर है। ओनर है ना ये, तो ओनर का भी नाम नहीं दिखा सकते हो। तो अकाउंट्स क्या बोलता है पता है? एक काम करो, इस नाम को हटाओ, इस नाम की जगह कैपिटल लिख दो। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा देता है तो उसको क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो तुम लोगों को खुद समझ में आया वाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल वर्ड किसके बदले यूज हो रहा है? मिस्टर ए के नाम के बदले, यानी कैपिटल वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए के नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल और कुछ नहीं है, मिस्टर ए का ही नाम है। बस मेरी मजबूरी है अकाउंट्स में मैं कि उसके नाम को लिख नहीं सक रहा हूं। तो इसका मतलब कैपिटल इज व्हाट? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर। ठीक है, तो दिस इज व्हाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री भी समझ में आई। चलो नेक्स्ट आते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से अभी एक बार के लिए टेम्पररी अपनी जो एंट्री समझना है, नरेशन भी इग्नोर मार देना है, क्योंकि नरेशन भी कुछ नहीं है, इंग्लिश तो लिखना है। मेन अपने को समझना है अकाउंटिंग लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सबको आता है और ये तो बहुत ही बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है। और ज्यादा जब तुम लोग सम्स करोगे ना, कुछ सोचना भी नहीं है इंग्लिश लिखने के लिए भी, वो जो ट्रांजैक्शन है उसी को कॉपी मार देना पिंग लगा के, इतना करना है। तो हम लोग को ये अकाउंटिंग लैंग्वेज समझना है, किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे क्यों करे, बस उतना समझना है। उतना समझ में आ गया तो जर्नल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो नंबर 2। लेकिन नंबर 2 लिखने के पहले ना एक नोट लिखो, सब जगह छोटा छोटा नोट समझना है। नोट्स नंबर 1, ओनली नेम ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के नाम के अलावा कुछ नहीं यूज होगा। बहुत अच्छे से समझना सब चीजों को। और तुम लोग को ना बहुत अच्छे से एकदम छोटी छोटी चीजों को मैं डिस्कस करके समझा रहा हूं, बस चीजों को ठीक से समझोगे ना, अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं होना है। तो बहुत बारीकी से अच्छे से समझना, ये बहुत जरूरी चीजें तुम लोग समझ रहे हो। अभी जो क्लासेस कर रहे हो ना, ये बहुत जर्नल्स तक बहुत अच्छे से समझो, बाद बाकी सब अपने आप होगा, कुछ भी नहीं है, फ्लो में जाएगा सब चीज अपने आप। तो देखो, ओनली नेम ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डेटर का मतलब भी यहाँ पे हाइपरलिंक लेके ले लेते हैं। डेटर का मतलब क्या था? डेटर का मतलब था जिससे हमको पैसा लेना है ना, फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ, ये ज्यादा जरूरी है लिखना, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दिस इज डेटा। ध्यान रखना, इस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस देना, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हर किसी को डेटर नहीं बोल सकते हैं, अकाउंट्स में नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। ठीक है, अब सर हम लोग आ जाते हैं, ये क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? टू whom we need to pay, to whom money is payable on account of goods purchased on credit।
ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो ये ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्रेडिटर्स बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। और बुक्स में सिर्फ डेटर क्रेडिटर का ही नाम आता है, इसीलिए मिस्टर ए का नाम नहीं लिख पाए हम लोग, उसकी जगह क्या लिख दिए, कैपिटल। जब भी ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो उसे कैपिटल बोला जाता है, जब भी ओनर बिजनेस से कुछ लेता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। जब भी ओनर, ये शायद हम पहले भी इनिशियल क्लास में बताया था ना, एक बार फिर बता देते हैं। ये ऐसी ड्राइंग बना, बिजनेस है, ये बिजनेस है, ओनर बिजनेस को, ये ओनर है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाता है तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल समझाने के लिए हम तो बता रहा है। ओनर जब भी बिजनेस को कुछ देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। एंड ओनर जब भी बिजनेस से कुछ लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ये दोनों ड्राइंग्स और कैपिटल किसका अकाउंट है, ओनर का ही अकाउंट है। इसका मतलब कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। डन, ये याद रखना। अब आओ नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लो। मिस्टर ए जो ओनर है, पर में मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट किया है लिखा हुआ है, मिस्टर ए विड्रू कैश ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल से बिजनेस में आता है तो कैपिटल हो जाता है, बिजनेस से पर्सन में चला जाता है तो ड्राइंग्स हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए उसने 20,000 रुपया निकाला। तुम बिजनेस के पॉइंट से सोचना, बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हुई, क्या ट्रांजेक्शन हुए, कैश निकला बिजनेस। कैश एक वेरिएबल का, वेरिएबल कौन लिया, मिस्टर ए, यानी दो वेरिएबल तुम आइडेंटिफाई कर लिए। क्लियर ये चीज, दो वेरिएबल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, वन इज मिस्टर ए, अनदर वन इज कैश। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये कैश इज व्हाट, विच अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल। अच्छा, हम ऊपर क्या मिस्टर ए लिख के, ठीक है, कैश इज रियल और मिस्टर ए इज पर्सनल। चले जाओ रूल्स में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर ए यहां पे किस पोजीशन पे है, रिसीवर है क्या वो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ही इज द रिसीवर, राइट। मिल रहा है ना उसको पैसा, ही इज द रिसीवर, पैसा रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर मतलब डेबिट। और कैश में क्या हो रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो इट शुड बी क्रेडिटेड। पता चल गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। अब एंट्री पास कर दो, हमारी एंट्री हो जाएगी मिस्टर, एकदम ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा, मिस्टर एज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। नहीं नहीं, मतलब एंट्री यही होगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपने। मिस्टर ए डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, यही तो अपने ऊपर लिखे देख, मिस्टर ए डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। और प्रेजेंट करने का तरीका, क्रेडिट को टू करके लिखेंगे और डेबिट को तो डेबिट ही लिखेंगे। बट अगेन यहां पे मेरे पास बात आएगी कि सर ये जो मिस्टर ए है वो न तो मेरा डेटर है और न मेरा क्रेडिटर है, तो जब ये डेटर क्रेडिटर नहीं है तो हम इसका नाम क्यों लिखे, एकदम नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम नहीं लिखेंगे तो ये है कौन, ओनर है, मतलब ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट हुआ, एक मिस्टर ए के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे ड्राइंग्स होगा। एग्जाम में ऐसे काट के मत लिखना है, तो मेरे को समझाना था इसलिए मैं ऐसे लिखा है, एग्जाम में सीधा ड्राइंग्स लिखना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3। परचेज गुड्स
₹1,00,000। मैंने 1,00,000 का गुड्स खरीदा, तो यहां पे मैंने कुछ बोला कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? कुछ नहीं बोले तो ऑलवेज तुम इंप्लाइडली क्या मानेगा? कैश में। मतलब बिजनेस ने गुड्स खरीदा तो बिजनेस के पास क्या आया? गुड्स आया। तो गुड्स गया क्या? मतलब दो वेरिएबल इज, वन इज गुड्स, अनदर वन इज कैश। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को अकाउंटिंग में, जब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है ना, अगर आप बुक कीपर हो, आप क्लरिकल लेवल में अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप गुड्स वर्ड यूज करो, और जब अकाउंटिंग में जाओगे, आप प्रोफेशनल लेवल में अकाउंटिंग कर रहे हो, अरे भाई एक्टिविटीज को बाइफरकेट करो ना। अगर आप परचेज कर रहे हो तो गुड्स वर्ड मत यूज करो, परचेज वर्ड यूज करो। अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल्स वर्ड यूज करो। अगर रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करो। तो हम यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर परचेज कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ द गुड्स है तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, आउटफ्लो ऑफ द गुड्स है तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। राइट, ये भी हम लिखवा देगा। तो यहाँ पे हम पहले नॉर्मली समझते हैं, फिर उसमें आते हैं। यहां पे ये जो गुड्स है, ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। एंड कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्लियर? रियल टर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे तो पता ही है क्या आ रहा है, गुड्स डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्या जा रहा है? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्रेडिट। तो मेरे को पता चल गया ना किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे। तो हम यहां पे गुड्स जो है ना, अपने बेसिकली नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट से भी ले सकते हैं, रियल अकाउंट के पॉइंट से भी ले सकते हैं। अगर तुम गुड्स बोल के ले रहे हैं तो वो क्या है? तुम्हारा रियल अकाउंट है। परचेज बोल के ले रहा है तब भी रियल अकाउंट है। परचेज वाला गुड्स अगर बिक जाता है देन वो गुड्स नॉमिनल अकाउंट बन जाते हैं। मतलब एडजस्टेड परचेजेस एक होता है, उसको हम लोग नॉमिनल, गुड्स को नॉमिनल अकाउंट नहीं बोलते। एक बताता है, परचेज तुम 10 लाख का गुड्स खरीदा, तो 10 लाख का जो गुड्स खरीदा, भाई हम तेरे को बताने जा रहे हैं, तुम गुड्स खरीदा 10 लाख का, 10 लाख का गुड्स परचेज मतलब होता है आपने गुड्स खरीदा। ठीक है। अब खरीद के तुम अपने पास रख के ही रखा है, तो जब रख के रखा है तो उसका तो वैल्यू है ना 10 लाख, वो तो गुड्स क्या है? स्टॉक बन जाता है तुम्हारा। खरीदा हुआ गुड्स अगर पड़ा रह जाए दैट बिकम्स स्टॉक, एंड स्टॉक इज योर एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट। ठीक है। और अगर तुम एंट्री करना चाहे तो तुम अगर रियल अकाउंट से लेगा तो भी सेम एंट्री बनेगा, नॉमिनल अकाउंट से लेगा तो भी सेम एंट्री बनेगा। बट डिफरेंस होता है, सिर्फ परचेजेस रियल अकाउंट होता है और सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है वो गुड्स जो आपने परचेज करके रखा नहीं है, बेच दिया है। जब आप बेच दिए तब वो आपका खर्चा बन जाता है। तो चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसे एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तुम नॉमिनल अकाउंट लेके चलेगा तो भी सेम एंट्री बनेगा। अच्छा, गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अपने को पता चल गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो यहां पे एंट्री क्या लिखेंगे? परचेज लिखना, गुड्स मत लिखना। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। और इसी तरह जैसे ये डाउट पूछी ना, कुछ भी डाउट लगे पूछना। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1,00,000। नरेशन हम लोग अभी लिख नहीं रहे, अभी ना वो पूछी क्वेश्चन इसलिए हम बता दिया। अभी तुम लोग को हर अकाउंट से बहुत बड़ा है, अभी हर चीज लाभ बीच में से उठा के नहीं बताया जाएगा, सिचुएशन आने में सब चीज समझाएगा। कैसे अकाउंट लिखेंगे? कैसे तो जा रहा है तेरे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। फोर्थ वन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर सिंह। हमने 50,000 का गुड्स मिस्टर सिंह से खरीदा, लेकिन क्रेडिट में खरीदा। इसके बारे में सोचना क्या हो रहा है, क्या क्या अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। चलो हम लोग एक वर्ड गुड्स की जगह परचेज ही लिख ले रहे हैं। परचेजेस अकाउंट,
एंड कैश तो गया नहीं है, यानी मिस्टर सिंह। तो अब अपने आओ, ये जो परचेजेस है ये हम लोग मान रहे हैं रियल अकाउंट है, गुड्स है। तो रियल अकाउंट मतलब क्या हो गया, रूल देखो क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, मतलब इट शुड बी डेबिटेड। और अगर ना जैसे वो बोली नॉमिनल अकाउंट, तुम एंट्री पास करते समय नॉमिनल के पॉइंट से भी सोच लेगा ना, सेम डेबिट ही होगा, हॉट लेवल पे रहेगा ये। बट लेना नहीं चाहिए, परचेज और एडजस्टेड परचेजेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड हम एडजस्टेड परचेज एग्जैक्टली क्या होता है समझाएगा डिटेल में। अभी तुम अगर नॉमिनल अकाउंट से भी लेता है ना, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ही होगा वो, और गलती कभी नहीं होगा, हमेशा अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आ जाओ, ये डेबिट होगा। मिस्टर सिंह क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये कौन है, गिवर है, ठीक है। तो गिवर है मतलब क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना। हो गया, तुमको मिल गया। अब एंट्री लिख देते हैं। तो एंट्री लिखने का मतलब आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर सिंह अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये मिस्टर सिंह का नाम लिखे कि नहीं लिखे। हम लोग बुक्स में सिर्फ डेटर क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, और मिस्टर सिंह कौन है, हम उससे क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, इसका मतलब मेरा क्रेडिटर है, उसका नाम तो लिखेंगे ही। मेरे को उसको पैसा देना है, इसलिए देना है क्योंकि गुड्स खरीदा है मैंने, इसका मतलब ही इज द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एक नोट लिखो, नोट्स नंबर 2। प्रोडक्ट in which business deals, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है, जिस प्रोडक्ट में हमारा बिजनेस डील करता है, तुम उसका नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स टू बी नेम्ड एज परचेजेस, इनफ्लो है तो सेल्स रिटर्न भी तो इनफ्लो हो सकता है, सेल्स रिटर्न ये भी इनफ्लो है तो। बट तुम नेचर देख लेना, परचेज तुम नया फ्रेश खरीद रहे हो कि तुम्हारा बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है, ठीक है। अगर तुम खरीद रहे हो तो परचेज है, बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न है। तो बेसिकली उसको नाम क्या देंगे, नेम्ड एज परचेजेस या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न या सेल्स। परचेज रिटर्न या सेल्स कब होगा, जब आउटफ्लो होगा। बट नेचर देख लेना, अगर तुम फ्रेश गुड्स आउट कर रहे हो तो वो सेल्स होगा, अगर तुम्हारे पास आया हुआ गुड्स वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न होगा। नेम्ड एज दिस, स्पेसिफिक नाम नहीं लिखोगे। स्पेसिफिक नेम टू बी गिवन टू नॉन प्रोडक्ट्स। हम लोग प्रोडक्ट ही उसको यूज करते हैं जिसमें हम डील करते हैं, प्रोडक्ट वर्ड ही यूज होता है जिसमें हम डील करते हैं। तो नॉन प्रोडक्ट मतलब जो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, जो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, अब समझना है एक बार इसको। हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो इन सच अ केस फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। फर्नीचर जब हम खरीदेगा हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, फर्नीचर जब हम बेचेगा सेल्स वर्ड यूज करेंगे। Done? अब बात होता है कि हम फर्नीचर का बिजनेस में ही डील कर रहे हैं, लेकिन हम फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए। तो वो जो ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए जो फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो क्या मेरे को बेचने के लिए खरीदना है, नहीं ना, यानी वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट है। और उसको क्या नाम देंगे, नॉन प्रोडक्ट है ना, नॉन प्रोडक्ट मतलब उसको क्या नाम दे देंगे, फर्नीचर ही नाम देंगे, स्पेसिफिक नाम देंगे, फर्नीचर नाम देंगे, ठीक है।
मशीन खरीदेंगे तो क्या नाम देंगे, मशीनरी नाम देंगे। इन सब चीजों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ बोल, क्या क्या फिर से बोल। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो अभी हम लोग अभी एट प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या करना है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर सिंह कौन है, गिवर है। तो गिवर है तो हम लोग अपने उसको अपने बुक में क्रेडिटर बना के रख लिए ना, बाद में उसको पैसा देंगे, बाद में पे करेंगे, तभी तो उसको क्रेडिट में रख दिए कि हमको पैसा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। डेटर मतलब जिसको पैसा देना है, क्यों देना है, क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदा था, नहीं सॉरी गुड्स बेचा था, गुड्स बेचा था, इसलिए वो डेटर है। और क्रेडिटर कौन है, मेरे को पैसा देना है क्योंकि मैंने उससे गुड्स क्रेडिट में खरीदा था। चलो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और करते हैं। इनफ्लो मतलब जो गुड्स आ रहा है, आउटफ्लो मतलब जो गुड्स आ रहा है। इनफ्लो तो तुम एक चीज सोच, तुम जब गुड्स खरीदेगा वो भी इनफ्लो होगा, और जो गुड्स बेचा हुआ गुड्स वापस आएगा वो भी इनफ्लो होगा। लेकिन जो तुमको देखना है ये इनफ्लो परचेज है कि रिटर्न है। अगर रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न होगा, क्योंकि इनफ्लो तो सेल्स रिटर्न ही होगा। और अगर तुम गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज। चलिए लिखिए, पेड रुपीज 50,000 टू मिस्टर सिंह। देख गुंजन, तुमको ये क्लियर भी हो जाएगा, मिस्टर सिंह को मुझे 50,000 रुपया देना था, है ना, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा था उससे 50,000 का क्रेडिट में। तो मैंने एंट्री क्या की थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर सिंह अकाउंट। देखो अभी अभी तुम लोग किया है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर सिंह अकाउंट। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या बता रहा है पता है, ये बता रहा है कि मैंने मिस्टर सिंह से 50,000 का गुड्स खरीदा, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपया देना है उसको। दिस इज द अकाउंटिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बता रहा है कि 50,000 रुपया अमाउंट मुझे मिस्टर सिंह को देना है, क्योंकि मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा है उससे, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 50,000 दे दे रहे हैं। तो दे दे रहे हैं तो देखो वहां क्रेडिट किए थे, हटाने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, कैंसिलेशन। हम लोग एंट्री बेसिस पे जाएंगे, हम नॉर्मली बता रहे हैं कि मेरे को मिस्टर सिंह को मैंने क्रेडिट किया, अब जब हम पैसा दे ही दे रहे हैं तो हिसाब किताब बराबर। तो बराबर तो अपने क्या करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं तब ना जीरो होता है। तो वहां पे क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहाँ पे लेकिन अभी इस तरह मत समझना, ये मॉडर्न अप्रोच ऐसे समझाता है, वो अपने बाद में जाएंगे, अभी हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में चल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो क्या क्या अकाउंट अफेक्टेड हुआ, मिस्टर सिंह एंड कैश अकाउंट। मिस्टर सिंह इज द पर्सनल अकाउंट, कैश इज द रियल अकाउंट। सिर्फ रूल्स आइडेंटिफाई करो। मिस्टर सिंह यहां पे हो क्या रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर सिंह कौन है, रिसीवर है, मतलब डेबिट होना चाहिए ना, सबको समझ में आ रहा है। एंड कैश क्या होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट। तो यहां पे हम कैश को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी मिस्टर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट 50,000। गुंजन क्लियर हुआ, उसको पैसा देना था, दे दिए। तो ये सब कंसेप्ट तुम लोगों को याद रखना है। नहीं ड्राइंग्स क्यों लिखेगा, ड्राइंग्स किस लिए, ड्राइंग्स कब लिखता, अगर वो ओनर के पास पैसा जाता तो। क्या मिस्टर सिंह ओनर थोड़ी है, ओनर तो मिस्टर ए है। हम स्टार्टिंग में देख लिखा था, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर का नाम होता तो ड्राइंग्स डेबिट करता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना ये। ठीक है, अभी आज और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जर्नल एंट्रीज ही करना है, मॉडर्न अप्रोच भी समझेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज ही करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नहीं मिस्टर ए मिस्टर सिंह को तो दो एंट्री हो जाएगा ना, पहले तुम दिखाएगा ड्राइंग्स, नहीं मिस्टर ए तो बिजनेस से ही निकालने के लिए दिया ना, तो एंट्री एक ही होगा, यही एंट्री होगा।